तो आज नफरत की बात को सोचा जाए कि मोहब्बत से शुरू किया जाए। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और जब भी मैं बेआबरू का जिक्र करूं, आप समझ जाना इजराइल कह रहा हूं मैं। आज बड़े महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करेंगे। एक तो इजराइल और अमेरिका के बीच जो ताज़ा स्थितियां बनी हैं। अमेरिका अपने दुश्मन से जाकर गलबहियाँ कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके, चाइना पर दबाव बनाया जा सके। इसके अलावा ये भी समझेंगे कि ये जो बगराम एयरपोर्ट है, बगरम या बगराम एयरपोर्ट अफगानिस्तान का, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और इजराइल को जो बार बार झटके पर झटका लग रहा है, उसे लेकर थोड़ी शेरो शायरी और भी कर लेंगे जाते वक्त। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और अब सीधे चर्चा को शुरू करते हैं। आनंद, एक मुलाकात हुई हाई प्रोफाइल, बिल्कुल, और उसे हेडलाइन में कोट किया कई अखबारों ने कि बड़े उत्साहित होकर जो नेतन्याहू है वो पहुंचे हुए थे। ये भी कह दिया कि चलो हम अपना टैरिफ जीरो कर दे रहे हैं। उम्मीद बहुत सारी थी, पर झटका लगा है नेतन्याहू को। बिल्कुल। दरअसल अभी अमेरिका दौरे पर थे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, और ये पहले ऐसे नेता हैं जो टैरिफ जो लगातार अमेरिका लगा रहा है सभी देशों पर। तो ये पहले ऐसे नेता हैं जो अमेरिका दौरे पर गए हैं और टैरिफ को लेकर के बातचीत करने के लिए गए थे, और ये सोच रहे थे जैसा कि अमेरिका हर मुद्दों पर इजराइल का सपोर्ट करता है, तो टैरिफ पर भी ट्रंप थोड़ा सा इन पर नरमी दिखाएंगे। हुआ क्या कि टैरिफ लगाने के पहले, टैरिफ अनाउंसमेंट के पहले अमेरिका के, इजराइल ने 0% का टैरिफ लगाया अमेरिका पर कि इजराइल पर वैसा बर्ताव न किया जाए जैसे बाकी देशों पर अमेरिका कर रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके उलट अमेरिका 17% का टैरिफ लगा देता है इजराइल पर। इस टैरिफ की घोषणा के बाद इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये अमेरिका दौरे पर जाते हैं और ओवल ऑफिस में इनकी बैठक होती है ट्रंप की और बेंजामिन नेतन्याहू की। ओवल ऑफिस में जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ट्रंप जो मतलब कि बेंजामिन नेतन्याहू के बोलने के पहले ही ट्रंप बोल देते हैं कि इजराइल पर जो टैरिफ लगाया गया है उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। 17% का जो टैरिफ लगा है वो 17% का ही टैरिफ लगा रहेगा। ये बात मतलब पहले ही पत्रकारों के बोलने के पहले ही ये बात बोल दी कि इस पर आप बात विचार न करें। इस पर क्या होता है कि एक तरीके से इस बयान के बाद ऐसा लगता है कि जो जिस काम के लिए बेंजामिन नेतन्याहू गए थे, अब वो खाली हाथ लौटे हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। दूसरी बात, वॉर पर भी उनकी बातचीत हुई है। ईरान, हमास, हिजबुल्ला, हुती विद्रोही, सभी पर उन्होंने चर्चा किया है। लेकिन जो अभी ये भी याद दिला दिया कि देखो हम ऑलरेडी तुम्हारी बहुत मदद कर बहुत, हाँ बिल्कुल, उन्होंने बोल दिया है कि अरबों खरबों डॉलर आप पर खर्चा हो चुके हैं और आप हमारे मित्र हैं। मैं हर मुद्दों पर, हर ऐसे परेशानियों पर साथ खड़े रहते हैं। अमेरिका और इजराइल साथ खड़े रहते हैं। बिल्कुल, मतलब ये स्थिति हो गई, तेल अवीव से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, लेकिन टैरिफ तो बहुत 17% ही लगेगा। खैर, अब जो चर्चा है ना वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसे दो तरीके से इस चर्चा को समझिए। अब जिक्र आ जाएगा अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का जिक्र आएगा तो एक एयरबेस का जिक्र आएगा। आपको अभी आनंद बहुत डिटेल में अच्छे से समझाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ आउटलाइन हमारी क्या रहेगी। अफगानिस्तान, जिस तालिबान के साथ इतने लंबे अरसे तक आपने लड़े, आपके सैनिक वहाँ पर रहे, तमाम तरह के आरोप लगे अमेरिका पे, फिर आपको वहाँ से जाना पड़ा, उसी तालिबान से अब दोस्ती हो गई है। चाहे वो दोस्ती कह लीजिए या दबाव तालिबान के ऊपर है। और उसका एक चाइना एंगल भी है, क्योंकि दोनों ही एक एयरपोर्ट पर गिद्ध दृष्टि, मैंने क्या कहा था, ये कारोबारी हैं, गिद्ध दृष्टि जमाए हुए हैं। तो अब अच्छा, एक बात और कि दोनों की जो सीमा है ईरान और अफगानिस्तान की, तकरीबन 1000 किलोमीटर की है। नॉटिकल माइल्स में ये 709 पड़ेगी और किलोमीटर्स में 1300 करीब पड़ती है। ये बॉर्डर एरिया में आपको बता रहा हूँ, ये डिस्टेंस बता रहा हूँ अफगानिस्तान और ईरान का। इस वजह से ये जगह कितनी महत्वपूर्ण है दोनों के लिए, खास तौर पर अमेरिका के लिए, ईरान पर दबाव बनाने के लिए। अब इसको विस्तार से आनंद हमें समझाइए। बिल्कुल, देखिए ये जो बगराम एयरबेस है ना, ये अमेरिका का जो है कि बहुत पुराना गढ़ है
और अमेरिका यहाँ से चीन, ईरान समेत बहुत सारे देशों पर नज़र बना करके रखता है, खास करके ईरान और चीन पर। ठीक है, तो ये अफ़गानिस्तान में जो 20 साल से युद्ध चल रहे थे, तो जो मुख्य गढ़ था अमेरिकी फ़ौज का, वो था बगराम एयरबेस। और जब तालिबान का शासन वापस आता है, एक तरीके से तालिबान सत्ता पलट करता है, कब्जा करता है सत्ता पर, तब तालिबान के डर से अमेरिका एयरबेस को खाली करके चला जाता है। लेकिन करीब 4 साल बाद फिर उसी बगराम एयरबेस पर वापसी किया है। अब ये दावा जो है, ये पाकिस्तानी मीडिया यानी पाकिस्तान का एक रिपोर्टर है, उसने ऐसा दावा किया है कि बगराम एयरबेस पर C-17 अमेरिका का जो C-17 मालवाहक विमान है, वो उतरा है एयरबेस पर। तो इस घटना के बाद से बहुत चर्चा तेज हो गई है। दरअसल कल भी हम लोगों ने बताया था कि ईरान की जो बैठक होने वाली है, ईरान अमेरिका की परमाणु न्यूक्लियर डील पर जो बातचीत होने वाली है, वो होने वाली है ओमान में। तो ये ओमान की बैठक के पहले अमेरिका दबाव की नीति जो अपना रहा है बहुत दिनों से, जब से ट्रंप आए हैं, लगातार दबाव की नीति ईरान के प्रति रख रहे हैं, दबाव की नीति बना भी रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि शनिवार की जो बैठक होने वाली है, उसके पहले इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिससे ईरान और दबाव में आ जाए। हालांकि ईरान जब से ये जो बातचीत की जो चर्चा चल रही है कि वार्ता किया जाएगा न्यूक्लियर डील पर, तो उस चर्चे को लेकर के ईरान ने साफ बोल दिया है, बोला है कि डायरेक्टली हम लोग बात नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली इस बैठक में बातचीत ईरान और अमेरिका की होगी। तो इस एयरबेस का जो खाका है, मतलब इस एयरबेस में या फिर जो मालवाहक था C-17, उसमें क्या क्या ऐसा चीज़ मतलब उसमें शामिल थे, उसको मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ कि C-17 मालवाहक विमान में सैन्य वाहन उपकरण और खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारी भी मौजूद थे। और तालिबान की ओर से ये सोशल मीडिया हैंडल से जो इसका खंडन किया गया है। तो इस घटना के बाद से क्या होता है कि लगातार मतलब हड़कंप मच जाती है। और ईरान क्या है कि अभी 6 मुस्लिम देशों को अभी धमकाया है कि अगर आप अपने एयरबेस को अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए। हाँ, लेकिन इनका वो शिया सुन्नी वाला भी झगड़ा है। बिल्कुल ये दरअसल ईरान जो है वो शिया है। हाँ। और आपका ये तालिबान ये सुन्नी। बिल्कुल। तो बिल्कुल अब ये अमेरिका हमेशा एक पॉइंट पकड़ता है जिससे कि पड़ोसी देश आपस में लड़ते रहें, और वो चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, चाइना इंडिया हो, या फिर आप अभी देख रहे होंगे रूस यूक्रेन, या फिर आप इजराइल हमास मतलब इजराइल गाजा देख लीजिए। तो वो सभी नसों को पकड़ करके काम करता है, अपनी नीति तैयार करता है। और ये अमेरिका वाली ईरान के प्रति तो कोई भी अमेरिका में किसी का भी सत्ता आया हो, चाहे वो बाइडन की सरकार हो या फिर बराक ओबामा थे या फिर ट्रंप थे, सबका एक जैसा रहा है। क्योंकि ईरान और अमेरिका का जो है वो 79 से चला आ रहा है, और उससे अमेरिका का उससे बहुत भारी नुकसान हुआ था उस समय। इस कारण से ये सब जो मुद्दे हो रहे हैं, अब देखना होगा कि शनिवार की जो बैठक होने वाली है ओमान में, उसके क्या परिणाम निकलते हैं। इस बैठक से आपने मुझे एक बात और याद दिला दी। एक अखबार का ये भी कहना है, वो इसे इजराइल के लिए दोहरे झटके के तौर पर देखता है। एक तो वहां से कुछ मिला नहीं, आप गए मायूस होकर, वही बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये वही ओवल हाउस है जहां पर ज़ेलेंस्की को भी इसी तरह से किया गया था, जबकि एक राष्ट्राध्यक्ष के साथ इस तरह का व्यवहार कतई नहीं किया जाता। वही ओवल हाउस है। तो इसे ऐसे भी देखा जा रहा है, अखबार ऐसे भी रिपोर्ट कर रहे हैं, जानकार ऐसे भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि दूसरा झटका है। एक झटका तो आपने टैरिफ में कोई नहीं दिया, बिल्कुल, और दूसरा ये कि अगर ईरान के साथ ये डील सक्सेस के रास्ते पर चली जाती है, तब नेतन्याहू के पास बचा क्या? वो अपने मुल्क में क्या गिनाएंगे और अमेरिका से वो क्या कहकर मांगे? बिल्कुल, लेकिन ये ऐसा संभावना कम है कि डील पक्की हो जाए, क्योंकि ईरान पहले ही साफ बोल दिया है कि इनडायरेक्टली बातचीत हो रही है ना। तो और अगर ये डील अगर होती है तो फिर एक और बैठक होने वाली होगी, फिर इस पर बैठक होगी जिसमें ईरान के अधिकारी खुद शामिल होंगे और इस पर चर्चा करेंगे। रह गई बात तो ये इजराइल और ईरान की, जो इजराइल लगातार मतलब सबसे पहले इजराइली जो था वो विरोध किया था ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर कि ये ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है इसको ख़त्म कर दिया जाए और परमाणु बम न बना पाया ईरान। तो इजराइल इस विषय को भी अभी नेतन्याहू जब बैठक हुई थी ओवल ऑफिस में, तो इस बात को ट्रम्प से रखा है कि ईरान परमाणु बम न बना ले, क्योंकि अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो उसके जो संगी दोस्त हैं, मतलब कि आतंकी जो संगठन बोला जाता है, हमास, हिजबुल्ला,
हुती जो हैं, इन लोगों को मजबूती मिल जाएगी। अब क्या है, लेकिन जो अभी परिस्थितियां हैं वो एकदम विपरीत दिख रही है इजराइल की। और इधर ईरान पर भी नकेल कसने के लिए अफगानिस्तान में अपना पकड़ बना रहा है, तालिबान से बातचीत करके। एक तरीके से सीक्रेट बातचीत हुई है अमेरिका और तालिबान की। और तालिबान इसमें देखिए क्या फ़ायदा अपना खोज रहा है। तालिबान चाहता है कि उसको आर्थिक रूप से मजबूती मिले और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तालिबान सरकार को मान्यता मिल जाए। इस कारण से इस तरीके का सीक्रेट बातचीत हुई है। और फिर 4 साल बाद उसी धरती पर जहाँ पर 20 साल तक अमेरिकी फ़ौज की गार्ड रही है, अब फिर से वहाँ पर वापसी हुई है अमेरिकी सैनिकों की। अब देखना ये होगा कि इस बगराम एयरबेस से कौन सी ऐसी कार्रवाई ईरान पर होगी जिससे ईरान को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंच सकती है। इसमें चीन को भी क्षति पहुंच सकती है, जैसा कि चीन दरअसल अभी चर्चा की शुरुआत में जब नाम लिए कि भाई यहाँ से वो सब पर नजर रख सकता है। एशिया कॉन्टिनेंटल के ज्यादातर देश उसकी जद में आ सकते हैं, आ जाएंगे। बिल्कुल। तो इसी एयरपोर्ट पर, इसी एयरबेस पर, इसे एयरबेस कहेंगे हम, एयरपोर्ट नहीं कहेंगे, लॉजिकली ये गलत है। तो इसी एयरबेस पर चाइना की भी नज़र है, वहाँ अधिकारी भी जा रहे हैं। चाइना ने भारी भरकम निवेश भी कर रखा है। तो क्या चाइना भी वहाँ पर अपने कब्जा चाह रहा है उस जगह पर? उसके भी कुछ आर्थिक हित है, लेकिन अमेरिका उसमें रोड़ा बनना चाह रहा है। देखिए इसमें चीन, बिल्कुल, लेकिन इसमें चीन का जो नुकसान होगा ना, वो दरअसल बगराम एयरबेस से 100 किलोमीटर के दूर पर चीन का परमाणु कार्यक्रम का जो प्लांट है वो वहाँ पर स्थापित है। और अमेरिका जो है ना, कि वो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अमेरिका वो ऐसा नस पकड़ता है जिसे दबाने से सभी पड़ोसी देश आपस में भिड़ते भी हैं और लड़ते भी हैं, दर्द भी बहुत अधिक करता है। तो अब क्या है कि अगर अभी तो चीन का टैरिफ वाला आपने जैसा बात किया कि 104% टैरिफ लगा चुका है और वो आज रात से लागू भी हो जाएगा चीन पर। अब ये जो बगराम एयरबेस वाला मामला है, एक तरीके से अब आर्थिक हमला कर चुका है चीन पर अमेरिका। अब दूसरा जो है वो सैन्य कार्रवाई भी कहीं ना कहीं कर सकता है ईरान के साथ साथ चीन को भी, क्योंकि चीन का जो है वो परमाणु कार्यक्रम वहीं पर चलता है। और अभी चीन की इस पर प्रतिक्रिया कोई नहीं आई है, लेकिन चीन इस मामले को लेकर के भड़क सकता है और आने वाले समय में इसकी जो रूपरेखा है वो अलग हो सकती है। लेकिन ये जो ट्रम्प की जो एक तरीके से दुनिया पे बोले तो दादागिरी जो चला रहे हैं ट्रम्प, ये कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंच रहा है। और अमेरिका के सड़कों पर लगभग लाखों लोग प्रदर्शन किए हैं ट्रम्प के खिलाफ टैरिफ को लेकर के। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प भी समझ रहे हैं कि उनको कौन से ऐसे फैसले लेने हैं जिससे उनकी भी सरकार बची रहे अमेरिका में। बिल्कुल। हालांकि जो अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो भले ही वो मेन मीडिया में नहीं आ रहा है या लाखों की भीड़ नहीं है, लेकिन तेल अवीव जो है वो लगातार नेतन्याहू के खिलाफ एक गवाह बना हुआ है। वहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन लगातार इस तरह के बने हुए हैं। अच्छा, मैं वापस इजराइल पर आना चाहूँगा। ये कोशिश हम करेंगे कि हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो, बिल्कुल, कि बीच बीच में बात आती है भाई सीज फायर, जो इजराइल जिन 3-4 मोर्चों पर लड़ रहा है, सीज फायर की बात करें, पर खबरें तो यही हैं। लगातार आईडीएफ जिस तरह से जानकारी देती है खुद से आकर, तो इजराइल तो खुद ही अटैक करता रहता है। सामने से अटैक हो ना हो, इजराइल के अटैक लगातार जारी। तो ये सीज फायर तो युद्ध में होगा, ये थोड़ा सा समझाइए जरा। बिल्कुल, देखिए 20 जनवरी को शपथ लिए थे ट्रम्प राष्ट्रपति का अमेरिका की, और 19 जनवरी को सीज फायर होता है किससे? इजराइल और गाजा के। लेकिन ये करीब 2 महीने तक ही चलता है, सीज फायर का पालन किया जाता है, लेकिन इस बीच उल्लंघन के आरोप लगते रहते हैं, एक दूसरे पर लगाते रहते हैं, चाहे वो हमास हो चाहे फिर इजराइल हो। लेकिन इजराइल क्या करता है? सीज फायर को न मान करके हमला चालू कर देता है। अब इस पर बयान आता है एक अधिकारी का, इजराइल के गाजा के, मतलब कि फिलिस्तीन के अधिकारी का बयान है कि इसको सीज फायर तो मानना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि फिलिस्तीनियों की तरफ से तो कोई हमला हो ही नहीं रहा है इजराइल की तरफ से। जब हमला दोनों तरफ से हो तब सीज फायर माना जाता है, लेकिन जब हमला एक तरफ से हो तो सीज फायर किस बात की? मतलब संघर्ष विराम वहाँ होगा जहाँ संघर्ष हो रहा होगा। बिल्कुल, यहाँ पर संघर्ष हो ही नहीं रहा है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, बिल्कुल अटैक किए जा रहे हैं। और कोई पॉइंट आपको लगता है इजराइल के लिहाज से और इस बदलती वैश्विक युद्ध की वैश्विक परिस्थितियों के चलते? आनंद, बिल्कुल, देखिए अभी जो परिस्थिति है ना गाजा की, बहुत बिगड़ी हुई है। लोग भूखे मर रहे हैं, 20 लाख लोग जो है कि इसके चपेट में आ चुके हैं,
क्योंकि वहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए हैं। लगभग ऐसा अभी यूएन का बयान भी आया था कि करीब 1 हफ्ते तक का जो राशन बचा हुआ है उन लोग के पास, फ़िलिस्तीनियों के पास, क्योंकि जो बॉर्डर है ना वो इजराइल नाकाबंदी करके रखा है। तो उनके पास जो खाने की जो सामग्री है, जो सहायता पहुंचा रहा है यूएन, वो गाजा के पास पहुंच नहीं पा रहा है, फ़िलिस्तीनियों के पास मतलब आसानी से पहुंच नहीं पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीनी तड़प रहे हैं और वो चाहते हैं, ऐसा नहीं है, अभी खबर बीच में भी आया था कि हमास का उन्होंने विरोध किया था, और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि फ़िलिस्तीनी हमास का विरोध कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मुझे जंग अब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए शांति। और इजराइल जो है, जो हमला कर रहा है वो हमास के लिए कर रहा है। लगातार इजराइल का यही बयान होता है कि मैं हमास को ख़त्म कर रहा हूँ, मेरा फ़िलिस्तीनियों पर हमला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें फ़िलिस्तीनी बहुत हज़ारों की तादाद में मारे गए हैं। तो ये कुल जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, लेकिन अभी जो अमेरिका जो चाल चला है उसमें दोनों देशों को परेशानी हुई बड़ी है, वो है ईरान और वो है इजराइल। इजराइल पर टैरिफ का एक तरीके से वॉर किया गया है, और इधर बगराम एयरबेस पर जो वापसी हुई अमेरिका की, उससे ईरान की टेंशन बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं अब आने वाला जो समय है, अब देखिए अगर 4 साल बाद अगर आता है बगराम एयरबेस पर अमेरिका, तो कुछ सोच करके आता है, क्योंकि वहाँ पर वो पहले से अरबों रुपए डॉलर खर्च कर चुका है अमेरिका, बेस है। हाँ, और वो बहुत पहले से वो एक ऐसा बेस है, मैं शुरू में ही बताया था कि वो एक ऐसा बेस है जिससे 2 देशों पर नज़र अच्छे से रखा जा सकता है। और ईरान का जो शिया मुस्लिम देश है ना, और इसका फ़ायदा अमेरिका बहुत अच्छे तरीके से उठा रहा है। तालिबान जो है वो सुन्नी विचारधारा का है और ईरान जो है वो शिया मुस्लिम देश है। तो ये दोनों को लड़ा करके कहीं ना कहीं ये फ़ायदा निकालना चाहते हैं। और तालिबान की भी ज़रूरतें हैं इस समय कि उसको चाहिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान्यता और आर्थिक मदद। बिल्कुल, बंदर रोटी के लिए झगड़ते हैं, बिल्ली रोटी खा जाती है। ये स्थितियां, इजराइल की मासूमियत पर आप फिदा हो जाएंगे, यूएन की मासूमियत पर आप फिदा हो जाएंगे, रेड क्रॉस की मासूमियत पर आप फिदा हो जाएंगे। जो मर रहा है गजा में वो आम आदमी है, आम आवाम है, जिसे आतंकी बताकर, हमास का बताकर मारा जा रहा है। फ़लस्तीनी नागरिक है, आम नागरिक है। एक छोटे से बच्चे में किसे आतंकी नज़र आता है? इजराइल को आता है, नेतन्याहू को नजर आता है। खैर, आपने सुना ही होगा आनंद, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमने एक रोड छाप शायर पकड़ रखा है, वो हमें सस्ती शायरी ट्रक के पीछे लिखने वाली देता है। उसने लिख कर दिया है, हमें तो अमेरिका ने लूटा, हमास में कहाँ दम था, और हमने तो कर दिया था 0 टैरिफ, मुआ अमेरिका 17% पर था। खैर, इसी हंसते हुए नोट के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आगे भी इससे जुड़े अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, इसी हल्के फुल्के अंदाज में हम चर्चा करेंगे। लेकिन हल्के फुल्के अंदाज का कतई ये मतलब नहीं है कि जो इजराइल कर रहा है वो सही है या जो अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है वो सही गलत पर हम नहीं जाएंगे। हम तो सिर्फ खबर आपको बताएंगे। लेकिन युद्ध 2 देश लड़ते हैं और मारा आम आदमी जाता है, इस बात को सभी को समझना चाहिए। नमस्कार।